नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बजट सत्र के दूसरे चरण के चौथे दिन सदन में विधायकों की सुरक्षा के मुद्दे पर जमकर हंगामा देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के सदस्य इस मुद्दे को लेकर आमने सामने आ गए, जिससे सदन की कार्रवाई भी प्रभावित हुई। और नेशनल कॉन्फ्रेंस सदस्यों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा के नाम पर साजिश के तहत कुछ विधायकों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और नारेबाजी के कारण माहौल गर्मा गया। इस मुद्दे के सत्र के दौरान राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया गया। तो रेजोल्यूशन को लाने के लिए कुछ नॉर्म्स हैं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने विधायकों की सुरक्षा हटाए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों के पास कोई भी आधिकारिक अनुमति नहीं है, लेकिन उनको पीएसओ और गाड़ियां दी गई हैं। साथ ही कहा कि विधायकों को जनता ने चुनकर भेजा है और इस मामले में उपराज्यपाल से बात करूंगा। देखिए, अब पुलिस के लोग क्या कहते हैं मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन पुलिस को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। अब मैं यहाँ कुछ बातें कहूँगा तो आपके सामने फिर डिबेट बन जाती हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी अथराइजेशन नहीं है, जिनकी कोई मेन स्ट्रीम के अंदर कोई रोल ही नहीं है, जिन लोगों को कोई मोहल्ले का दूसरा पड़ोसी भी नहीं जानता, उनको आपने 20-20 गार्ड दिए हुए हैं, आपने पीएसओ दिए हुए हैं, गाड़ियां दी हुई, क्यों दी हैं? एमएलए तो लोगों ने चुन के भेजा है यार। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के आइन की शान है ये डेमोक्रेसी का उस झंडे को उठाए हुए रखे हुए हैं ये लोग, चुने हुए नुमाइंदे हैं। अब इन पे क्या राजनीति है? जो अगर पुलिस वाला कोई देता भी है बयान तो बचकानी बयान दे रहा है और सिर्फ चमचागिरी कर रहा है और कुछ नहीं है, अपनी स्किन बचा रहा है। भैया, इससे पहले भी तो स्टेटों में कितने, पंजाब में कितने स्टेटों में जम्मू कश्मीर की पुलिस जाती थी, इलेक्शनों की ड्यूटी पे जाती थी, तो क्या आप लोगों की जान को रिस्क में डाल के उनको वहां से भेजते थे? क्या विड्रा करके भेजते थे? आपके पास इतनी पुलिस है और ऐसे ऐसे ऑफिसर हैं जो पुलिस के जो आज रिटायर हो गए हैं, जिनको वहां कोई मोहल्ले वाला नमस्ते करके राजी नहीं, उनको आपने इतनी इतनी बटालियनें दी हुई हैं, इतने इतने पीछे, उनसे भी विड्रा क्यों नहीं करते आप? ये पुलिस वाले जो रिटायर पुलिस वाले हैं, कितने डीजी हैं, कितने इनके आईजी हैं, कितने डीआईजी हैं, कितने एसएसपी हैं, उनसे क्यों नहीं विड्रा करते? उनका भी तो विड्रा करें। आज भी उनके नौकर चाकर सब पुलिस वाले हैं। तो इसलिए अगर बात करने पे जाएंगे तो हम भी बड़ा कुछ कह सकते हैं, लेकिन हम देखिए, मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो खुद इंटरवीन करें, ये पुलिस वालों की बातें मत सुने। एलजी साहब खुद अपना, क्योंकि वो बेशक आज लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन एक पॉलिटिकल आदमी हैं और उनके पास तजुर्बा है जिंदगी का, और एलजी साहब का वो यूनियन मिनिस्टर भी रहे हुए हैं और एक सियासत को जानते हैं और पॉलिटिकल लोगों की कितनी इंपॉर्टेंस है ये एलजी साहब जानते हैं। इसलिए एलजी साहब इनकी बातों के बजाय खुद इंटरव्यू करें और ये लोगों का जो कंसर्न है, जो हाउस का कंसर्न है, इसको कंसिडर करें। कश्मीर घाटी में विधायकों की सुरक्षा हटाए जाने के मुद्दे पर बीजेपी विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेका विधायक खुद उपराज्यपाल से मुलाकात करते हैं और फिर बेवजह बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, जिसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। विधायक ने आरोप लगाया कि पुराने समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए छोटे कार्यकर्ताओं तक को सुरक्षा दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि हरे रुमाल और पाकिस्तानी नमक जैसे मुद्दों पर भी जनता को गुमराह किया गया। साथ ही मनकोटिया ने कहा कि कश्मीर में हुए पुराने कत्लेआम की जिम्मेदारी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एमएलए जावेद बेग के द्वारा जो है वो सिक्योरिटी जो उनकी हटाई गई है विधायकों की, कश्मीर के विधायकों की, उनको द्वारा जो है डिस्कशन भी की गई, लेकिन उनके द्वारा आरोप लगाया गया एलजी मनोज सिन्हा को कि वो एक संस्था चला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी और आरएसएस का जो है वो एजेंडा चला रही है। किस तरीके से आप? देखिए, जब आप पावर में थे, जब आपके पास एब्सोल्यूट पावर थी, तो आप कौन सा एजेंडा चलाते थे? आप यहाँ पे पाकिस्तानी नमक दिखा के, आप हरा माल दिखा के लोगों से वोट लेते थे। आपने पूरे कश्मीर के लोगों को 70 साल तक गुमराह किया और एलजी साहब जो इस हाउस के मेंबर नहीं है, उनके खिलाफ इस तरीके से आप बोलते हो और फिर चुपके जाके उनके साथ चिट्ठियां साझा करते हो, फिर उनके साथ मिलते हो। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरीके से लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को मिसलीड और गुमराह करने की कोई गुंजाइश नहीं है और ये लोग गुमराह कर रहे हैं। सिक्योरिटी का मसला है तो मेरे भी 2 पीएसओ रिफ्रेशर कोर्स के लिए 3 महीने के लिए बुलाए थे और 3 महीने जब कोर्स खत्म हुआ तो मेरे पास वापस आ गए। तो इस तरीके से सभी के एमएलएज के जो प्रोटेक्टेड पर्सन हैं, उनके जो पीएसओ हैं, उनको इस तरीके के कोर्सेज में भेजा जाता है और उसमें उसके रिप्लेसमेंट भी दी जाती है।
और कोर्स के बाद उन लोगों को वापस दिया जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि डेलिबरेटली किसी एमएलए की सिक्योरिटी को विड्रा किया होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो डेफिनेटली हम भी एलजी साहब से बात करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि जो बात कर रहे हैं ऐसा इसमें सच्चाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ये कह रहे हैं कि कुछ अगर होता है इन फ्यूचर कोई हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार एलजी मनोज सिन्हा। इस तरीके से किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना, तो इन्हीं की सरकार में जो छठी सिंहपुरा कांड हुआ तो किसके ऊपर ब्लेम लगाए, फिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन्हीं के दौरान में कश्मीर के अंदर कश्मीरियों को किस तरीके से, कश्मीरी हिंदुओं को किस तरीके से, उन कश्मीरी महिलाओं को किस तरीके से रेप किया गया, उनको मारा गया, गला काटा गया, गोली से छलना गया, तो फिर कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी वो भी लेना। ये वाली जिम्मेदारी के लिए अगर कह रहे हैं तो वो वाली, जब इनके पास एब्सोल्यूट पावर थी, उसकी जिम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जावेद बेग के द्वारा जो है साफों पर एलजी मनोज सिन्हा पर आरोप लगाया संस्था चला रही हैं। आरक्षण के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विषय के समाधान के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहले ही एक सब कमेटी का गठन किया था। मंत्री के अनुसार मुख्यमंत्री ने कमेटी को 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए और सकीना इत्तू ने बताया कि कैबिनेट सब कमेटी ने तय समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी है और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। अब ये फाइल आगे की प्रक्रिया के लिए उपराज्यपाल कार्यालय में भेज दी गई है, जहां इस पर अंतिम स्तर पर विचार किया जा रहा है। मंत्री ने उम्मीद जताई कि इस मामले में जल्द सकारात्मक फैसला सामने आएगा और आरक्षण से जुड़े इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। रिजर्वेशन का सवाल है। मैंने कई बार कहा है, जब से ये सरकार बनी है जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, और रिजर्वेशन से लेके कई डेपुटेशन, कई एस्पिरेंट्स उनके पास गए, उनसे मिले, उनसे अपनी बात करी हैं, और उसी के नतीजे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कैबिनेट सब कमेटी तश्कील दी है। और कैबिनेट सब कमेटी का जो काम था विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है रिपोर्ट सबमिट करनी थी, और वो हमने कर दी है। उस पर जो भी करना था काम वो हमने कर दिया है। कैबिनेट कमेटी ने और सरकार ने जो रिपोर्ट सबमिट की है कैबिनेट को, और कैबिनेट ने बाय इत्तेफाक राय विद मेजॉरिटी उसको अप्रूव किया है। अप्रूव करने के बाद जो भी हमने उस पर काम किया है, आपको पता है आज के दौर में आपके पास यूटी है, आपके पास स्टेट नहीं है। ये पहले जब हम 2008 में कैबिनेट मीटिंग होती थी तो हम आके बाहर प्रेस में उस वक्त जो है कैबिनेट में जो भी डिसीजन होते थे वो आके प्रेस में बयान करते थे, ताकि लोगों को भी पता चले कि आज कैबिनेट में लोगों के लिए क्या क्या डिसीजंस हुए हैं। लेकिन यूटी बनने के बाद आज आप इमीडिएट बाहर आके नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जब तक ये एजेंडा जो है कैबिनेट अप्रूवल के बाद ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जाता है, जब वहाँ से वापस आता है अप्रूवल के बाद, फिर ही हम बोल सकते हैं कि ये डिसीजंस जो हैं वो कैबिनेट ने किए हैं जो लोगों के लिए फ़ायदा मंद है। इसी तरह सब कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो कैबिनेट ने ऑलरेडी अप्रूव की हुई है। अप्रूवल के बाद वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को गई है, वहाँ से जब आ जाएगी तो हमारा जो काम था कैबिनेट सब कमेटी का और जो सरकार का काम था वो हमने कर दिया है। जो भी हमने करना था, क्योंकि बहुत नौजवानों से जुड़ा हुआ मसला है ये, और बहुत काबिल जो लोग होते हैं उनके साथ कभी कभी अक्सर ज़्यादती होती है, लेकिन इसी के लेवल पे सब कमेटी बनाई गई और सब कमेटी ने हर एक तबके से बात की है, और हर एक तबके से बात करने के बाद ये रिपोर्ट बनाई है जो कैबिनेट ने अप्रूव की है। अब ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गई हुई है, और जब वहाँ से वापस आएगी जो हमारा काम था, सरकार का काम था, सब कमेटी का काम था, वो हमने कर दिया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है जो अपोजिशन के लोग हैं, जब वो रिजर्वेशन पे बात करते हैं, ठीक है मैं मानती हूँ जिस तरह हमारा कंसर्न है नौजवान यूथ के साथ, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उसी कंसर्न में सब कमेटी बनाई, लेकिन वो मेंबर उस वक्त ये बात क्यों नहीं करती हैं कि अगर सरकार ने सब कमेटी रिपोर्ट भेजी है, अब वो कहाँ पे है? वहाँ प्रदेश में गैस की कमी और कालाबाजारी की शिकायतों के बीच कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने सरकार का पक्ष सामने रखा। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले रही है और किसी भी कीमत पर आम जनता को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि एलपीजी गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। इसके लिए सरकार ने विशेष टीमों का गठन किया है जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। सतीश शर्मा ने बताया कि वे स्वयं भी विभिन्न इलाकों में पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान कुछ पेट्रोल पंप और एलपीजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया गया है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ड्यूरिंग 5-7 पेट्रोल पंप और कुछ एलपीजी कंपनीज को 7-7, 8-8, 9-9 लाख के हमने फाइन किए हैं। अगर जगदम हम करेंगे तो पैनिक और फैलेगा और मुझे लगता है ब्लैक मार्केटर्स और होर्डर्स उनको मौका मिल जाएगा। तो आई होप बैठ के उनसे बात भी करेंगे। जहाँ पर ऐसा इंस्टेंस आया, ये एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कभी कभी, जो लोग मुनाफाखोर हैं, जो टेस्टिंग टाइम्स में सरकारों के साथ धोखा करते हैं, देश के साथ धोखा है। आज कोई आदमी ब्लैक मार्केटिंग में पाया जाता है, वो तो देशद्रोही आदमी, बिकॉज in these tough times this is the tightest corners of our you can say last जब से गवर्नमेंट आई है, कुछ लोग ईरान की तरह, जो एक मर्द मुल्क में मानता हूँ, अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं और यहाँ लोग पैसे के लिए, सिमिलर वाज द केस ड्यूरिंग कोविड, 1 रुपये का मास्क आता है 100 रुपये में दिया। तो लेकिन सर अगर शॉर्टेज नहीं है तो लाइन देखो, कंपनी वाले जो हैं उन्होंने रेट किसी तरह बढ़ाना, तो उसकी निशानदेही हुई है। मैं खुद 5-6 जगह गया हूँ, आज भी 20 टीमें हमारी तैयार हैं, 20 गाड़ियाँ लीगल मेट्रोलॉजी की तैयार हैं, बाकी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में, और ओपोजिशन भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। लेकिन शहर में जो कमर्शियल इदारे सिलेंडर आपने पूरी तरह से 50% हमने दिल्ली से मांगा था। पहले फेज में उन्होंने 10% बढ़ाया, 20% फिर बढ़ा दिया। मुझे लगता है जो हमारी कंसाइनमेंट है जल्दी पहुँचेगी और हम इसमें कामयाब होंगे और इन लोगों को जीतने नहीं देंगे। हमेशा जो है ईमानदारी के देखते। दिव्यांगजनों, बुजुर्गों और विधवा महिलाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सरकार ने दिव्यांग लोगों की पेंशन में 25% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन राशि बढ़ाने का भी फैसला किया गया है और मंत्री ने कहा कि जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए शादी के बाद सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और कमजोर वर्गों को आर्थिक सहारा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। दो पेंशन, शायद आपको याद नहीं होगा, ये सरकार बनने के बाद पिछले साल के बजट में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, जबकि मुश्किलें बहुत हैं, आज यूटी में आपको इतना मतलब फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन मैं मुबारकबाद देती हूँ चीफ मिनिस्टर साहब को, जिन्होंने सबसे जो सेंसिटिव लोग हैं, सबसे जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, चाहे वो मैरिज असिस्टेंस है उसमें 50 से 75,000 तक इजाफा किया, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो उसमें इजाफा किया, चाहे वो विडो पेंशन है उसमें इजाफा किया, चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें इजाफा किया। और इस बार के जो बजट में हमने सोशल वेलफेयर ने और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के हिदायत पे ऑलरेडी कहा गया है कि डिसेबिलिटी में 25% जो है और इजाफा होना चाहिए। उसके लिए भी अंडर प्रोसेस ऑलरेडी जो है चीज़ें चल रही हैं और इंशाल्लाह मुझे कि ये एक सेंसिटिव एरिया है जिसको हमें देखना है। लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बाकियों की तरह नहीं है कि इस चीज़ को इग्नोर किया है, उन्होंने सबसे पहले इसी चीज़ को एड्रेस किया है और आज इस 1-1.5 साल में इसमें इजाफा हुआ है इस फंड में। और हम कोशिश करते हैं, मुझे आज भी याद है जब ये सरकार बनी, मुखालिफों ने हमारे कहा कि 1-1 साल से पेंशनें बंद है, लेकिन आज इस 1.5 साल के दौरान हमने ये कोशिश की कि एक तो इनको टाइम पे मंथली या 2 महीने के बाद इनको ये पेंशन रिलीज हो जाए पेंशन्स, और जो इजाफा। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच 8 भारतीयों की मौत की खबर पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यदि भारत सरकार ने पहले से आवश्यक कदम उठाए होते तो हालात कुछ और हो सकते थे और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा बेहतर ढंग से सुनिश्चित की जा सकती थी। और कर्रा ने अमेरिका की भूमिका पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज अमेरिका अपने ही झूठ और बयानबाजी का परिणाम भुगत रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के लगातार आक्रामक बयानों और सैन्य रुख से ये संघर्ष और भड़क रहा है जो विश्व युद्ध जैसी गंभीर स्थिति की ओर बढ़ सकता है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अमेरिका, इजराइल, ईरान के जंग के बीच जो है वो 8 इंडियन नेशनल्स की जो है वो जान गई है, किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो हमें इस बात पे बहुत ही अफसोस है, दुख की बात है ये कि हमारे 8 नेशनल्स जो हैं वो इस जंग की लपेट में आए
और अपनी जान खो बैठे। तो हम उनके साथ में इस वक्त सॉलिडारिटी के अलावा तो कुछ कह नहीं सकते, उनकी फैमिलीज के साथ में सॉलिडारिटी के अलावा कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता जिस तरह बाकी मुल्कों ने जंग होते ही अपनी सिटीजन्स की इवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू किया था, इंटरवीन करके उनको सक्सेसफुली बाहर निकाल लाए थे, अगर टाइमली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी वो इंटरवेंशन किया होता तो ये नौबत ना आती। मेरे ख्याल में उनको ये ख्याल था कि 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है वो अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर हावी हो जाएंगे और ईरान को ही तबाह कर देंगे। तो इस वास्ते वो शायद इस ख्याल में थे कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस पे टाइमली ये हुआ होता तो ऐसी सिचुएशन आई होती। ईरान पे फिर से बीती रात हमला हुआ है, क्या लगता है कि अब कितनी लंबी और जो है वो ये जंग चल सकती है? देखिए, जहाँ तक अमेरिका के इंटेंशंस का ताल्लुक है, अमेरिका हमेशा से अभी इस जंग के शुरू होने से पहले भी इनकी आपस में नेगोशिएशंस चल रही थी और उसमें एक एग्रीमेंट तक भी वो पहुंच चुके थे, लेकिन अचानक से वो उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया, जहाँ पे जो बहुत ही घिनौना उनका वो एक्ट था कि 150 बच्चियां एक स्कूल में उसके वहां से उन्होंने शुरू कर दिया। तो जिस अंदाज से अमेरिका चल रहा है, धोखे की बुनियाद पे चल रहा है, किसी कमिटमेंट पे वो नहीं उतर रहा है, तो उस हिसाब से तो लगता है कि ये जंग लंबी होगी। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान के वास्ते तो डू और डाई की सिचुएशन है और वो उस पर चल रहे हैं। बातचीत करने के लिए अमेरिका इजराइल ईरान के जंग के बीच करीबन 8 इंडियन नेशनलिस्ट की जो है वो जान जा चुकी है। रामनगर को जिला बनाए जाने की मांग अब और तेज होती नजर आ रही है। इस मुद्दे को लेकर रामनगर के विधायक सुनील भारद्वाज ने सदन में निजी सदस्य प्रस्ताव पेश कर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि रामनगर में 3 सब डिवीजन होने के बावजूद लंबे समय से इसकी अनदेखी की जा रही है, जबकि प्रशासनिक दृष्टि से ये जिला बनने की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। विधायक ने आरोप लगाया कि पूर्व में जिलों के गठन के फैसले राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कश्मीर क्षेत्र को साधने के लिए छोटे से शोपियां को भी जिला का दर्जा दिया गया, लेकिन रामनगर की मांग लगातार उपेक्षित रही। अब इस प्रस्ताव के बाद क्षेत्रीय जनता की उम्मीदें फिर से बढ़ गई हैं। जनता पार्टी से विधायक सुनील भारद्वाज जिस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके द्वारा रेजोल्यूशन लाया गया है कि रामनगर तहसील को डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने रेजोल्यूशन दिया है कि रामनगर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पहाड़ी क्षेत्र है, बड़ा टफ टेरेन है और दूर दराज के लोग, दूर दराज के गांव हैं और उस विषय में रामनगर को अगर उसकी लिगेसी उसकी कायम करनी है, उसकी जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है उसको कायम करना है और आने वाले टाइम में जो रामनगर के लोग हैं वो डेवलपमेंट देखें, वहाँ के युवा रोजगार देखें, वहाँ का एरिया टूरिज्म पोटेंशियल एक्सप्लोर हो, तो लिहाजा उसके लिए उसका डिस्ट्रिक्ट बनना बहुत ज़रूरी है। तो इसी विषय में आज मैंने जो है रेजोल्यूशन लगाया है और मुझे उम्मीद है कि जो पहले 2007 और 2008 में जब नए डिस्ट्रिक्ट्स बने तो उस टाइम मेरिट को इग्नोर किया गया और बिल्कुल पॉलिटिकल बेसिस पे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स बनाए। आपको ध्यान में लाना चाहूँगा कि शुपैया जो एक बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, लगभग 503 स्क्वायर किलोमीटर का उसका एरिया है और जिला उधमपुर से लगभग 5 टाइम्स छोटा है, उसको भी डिस्ट्रिक्ट बना दिया। बट लिहाजा रामनगर डिजर्व करता है डिस्ट्रिक्ट बनना और रामनगर में 3 सब डिविजन्स हैं, 4 तहसील्स उससे निकली हैं, 9 नियाबतें उसमें हैं। लगता है इस पे मंजूरी मिलेगी? देखिए, अगर ये गवर्नमेंट सच में मेरिट पे काम करे और इसके ध्यान में अगर है कि जम्मू कश्मीर की सारी अवाम की तरक्की हो, तो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनना बहुत ज़रूरी है और नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं होने चाहिए, मेरिट के बेसिस पे होने चाहिए। उसका एरिया मेरिट होना चाहिए, उसकी पॉपुलेशन मेरिट होना चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम द हेडक्वार्टर होना चाहिए। तो उस मेरिट पे रामनगर टोटली क्वालिफाइज टू बिकम ए डिस्ट्रिक्ट। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट सपोर्ट करनी चाहिए और ये डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। रामनगर तहसील को डिस्ट्रिक्ट बनाने की जो है वो बात कही जा रही है, जिसको लेकर एमएलए सुनील भारद्वाज के द्वारा जो है वो रेजोल्यूशन लाया गया है। महावीर जयंती के पावन अवसर पर जम्मू में एसएस जैन सभा द्वारा भगवान महावीर जन्म कल्याणक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने भगवान महावीर के अहिंसा, सत्य और करुणा के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि भगवान महावीर की शिक्षाएं आज भी समाज को सही दिशा देने में मार्गदर्शक है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और धार्मिक भक्ति व आस्था का माहौल देखने को मिला। और गाँव से भरे रास्तों को सहज रास्ता खोल पाने में समर्थ हो पाए तथा चिंतन की नई दिशा उनके सामने प्रकट होती। भगवान महावीर को समझने के लिए सिर्फ उनके शब्दों को पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि भगवान महावीर के आशीर्वाद रूपी समंदर में किसी भी व्यक्ति को छलांग लगानी होगी और उन्होंने जिस शिखर को छुआ था उसे देखना भी होगा और अनुभव भी करना होगा। मैं भगवान महावीर को हृदय से नमन करता हूँ और पंचरम काल सूत्र से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। नमो हरिहंसाय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो वज्रयाय, नमो लोये सौसाहु। मैं इनको दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अहिंसा का जो विचार लेके भगवान महावीर जी चले थे, आने वाले समय के अंदर भी हम इसी विचार के ऊपर चलकर अपने देश को मजबूत करें, राष्ट्र को मजबूत करें और अहिंसावादी का नारा देकर हम लोग आने वाली जो हमारी यंग जनरेशन है उसको भी ऐसा पाठ पढ़ाएं कि वो सिर्फ अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को आगे ले जाने के लिए। महावीर स्वामी जी की जन्म कल्याणक है, जन्म जयंती है, हम उसी को मना रहे हैं। उसके विषय में भगवान महावीर का जो संदेश है वो हम सब दुनिया को पहुंचाना चाहते हैं। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म, जियो और जीने दो, ये हमारे धर्म का लक्ष्य है, जियो और जीने दो। और इस संपर्क में आज हमने यहाँ प्रोग्राम रखा है। माननीय एलजी साहब। नगरोटा तवी में लापता 3 किशोरों की तलाश के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे दिन आखिरकार पूरा हो गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने लगातार सर्च अभियान चलाते हुए तीसरे किशोर का शव भी बरामद कर लिया है। इससे पहले 2 किशोरों के शव पहले ही तवी से निकाले जा चुके थे और तीसरे दिन शव मिलने के बाद परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई और पूरे इलाके में मातम का माहौल है। प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस दुखद घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। परसों जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी उसके बाद जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ था जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लीगल हमारी पुलिस और उसके बाद हमने पैरा कमांडोज भी इस ऑपरेशन में लॉन्च हुए थे, जिनके काफ़ी प्रयास करने पर कल जो पिछले कल हमने 2 डेड बॉडीज रिट्रीव की थी और तीसरी जो है कल काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी ना मिल नहीं सकी, जो आज हमने रिकवर। नगरोटा में तवी नदी में डूबकर जान गंवाने वाले किशोरों के शव पोस्टमार्टम प्रक्रिया के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल लाए गए। इस दौरान अस्पताल परिसर में परिजनों और जगती के स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। बच्चों के शव पहुंचते ही परिवारों के चेहरों पर गहरा दुख और मातम साफ नजर आया। पूरे इलाके में शोक की लहर है और हर आंख नम दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने भी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और इस दर्दनाक हादसे ने जगती समेत पूरे जम्मू क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया, जहां हर कोई किशोरों की असमय मौत से बेहद दुखी है। तो बहुत दुख की बात है, दुखद समाचार है, क्योंकि छोटे मतलब ये समझ लो टीनेजर है, क्लास 10 में रिजल्ट दिया होता, ऐसे इनका इस वक्त इस सिलसिले में इस वजह से इनका जाना बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। मैं यही कहूँ कि हमें बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि और सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि कम से कम अगर वो प्रोन जगह ऐसी जगह है कि वहाँ वो गहराई बहुत जगह है, उसको कम से कम वहाँ बोर्ड शोर्ड लगाया करे ताकि बच्चों को देख ले कि ये वो जिसमें सेफ जगह नहीं है, यहाँ जितनी गहराई है इसमें दरी की गहराई बहुत है, यहाँ से जो उसको कम से कम जो स्विमिंग जानता हो वो बच्चा अगर जाता, मगर जिसको स्विमिंग नहीं हो, आम हमारी तरफ जो जाते हैं जिसको स्विमिंग नहीं, उसके लिए बहुत खतरा है। हमारी लोकल लोगों से उधर बात हुई है, उन्होंने लोकल लोगों ने कहा है कि इस साल कम से कम 22 से 23 लोग उधर गुजरे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करना चाहूँगा कि उधर कोई बोर्ड लगाया जाए डेंजरस का, या कुछ आर्मी का या पुलिस का इंतज़ाम किया जाए कि उधर जाने से किसी की जान बच सके। देखा गया है कि इस स्कूल से सर, सैनिक स्कूल से 4-5 किलोमीटर अंदर है। कितने गए होंगे नहाने के लिए?
सर ये 10 दिन से घर में ही आया हुआ था, मैं मामा हूँ उसका, मेरा भांजा है, 10 दिन से हमारे पास ही था। तो जिस दिन डेथ हुई है 12:30 बजे नानू को बोलता है कि मैंने घर जाना है, तो नानू ने गाड़ी में बिठाया, घर गया तो घर जाके मम्मा ने बोला, कहता नींद आ रही है, तो सो गया। न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।